Hello dear student, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज इंटरमीडिएट माइक्रो सेमेस्टर थर्ड की सेकंड क्लास है बजट कंस्टेंट की। मैंने पिछले क्लास में बहुत सारी बातें आपसे करी थी। मैंने उस क्लास का नाम दिया था वार्म अप क्लास, कि कई सारी बेसिक्स बातें भी थी, कुछ एडवांस बातें भी हुई थी, लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर के एक लाइटर टॉपिक ही था पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, थोड़ा अप करेंगे। चलिए जी, तो पहले लिखिए क्लास नंबर सेकंड। और फिर मेरी आदत है कि मैं हर क्लास में क्या करता हूँ, पिछले क्लास का 5 से 7 मिनट 5 मिनट तो हार्डली मैं रिवाइज करा देता हूँ, जिससे कि कनेक्शन बन जाए आपकी इस क्लास के लिए। लिखिए पहले क्लास नंबर 2 लिखिए, राइट ऑन क्लास नंबर 2। क्लास नंबर सेकंड। राइट सर। पिछले क्लास में मैंने क्या कराया था, तो देखिए बढ़िया से एक बार हल्का सा रिवाइज मैं करता हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक में देख लीजिए। पिछले क्लास से मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, मैंने बजट कंस्ट्रेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया था, बजट इक्वेशन बोलते हैं उसको, और वो क्या था, P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू M। ये आपने स्टार्टिंग से बहुत ही छोटे लेवल से पढ़ रखा होगा। फिर मैंने बजट इक्वेशन और बजट कंस्टेंट में डिफरेंस समझाया था। अगर ये इक्वस टू है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन है। अगर ये लेस देन इक्वस टू, तो क्या ये कंस्टेंट है। मान गए? मान गए सर। उसके बाद मैंने आपको ग्राफ बताया था बजट कंस्टेंट का, ग्राफ हो गया। ग्राफ के बाद मैंने स्लोप बताया था। स्लोप के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, बजट इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से चेंज कर दिया था, और स्लोप आ गया था क्या आपका, P1/P2। फटाफट रिवाइज कर लीजिए, अगर आपको आता है तो क्लास को आगे बढ़ा लीजिए। स्लोप अगर P1/P2 आ गया, तो मैंने कहा था स्लोप जो है ना वो P1 पे या P2 पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करता, बल्कि P1/P2 के रेशियो पे डिपेंड करता है। मान गए? मान गए सर। स्लोप निकालने के अदर मेथड्स थे, 10th क्लास में हमने पढ़ा था। tan थीटा इज द स्लोप ट्रायंगल में, tan थीटा को P/B कहते हैं। अगर आप स्लोप की बात करो तो चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इज द स्लोप, ये भी स्लोप है। चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, एक्चुअली ये स्लोप का फॉर्मूला है और ये स्लोप की वैल्यू है P1/P2। तो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इक्वस टू P1/P2। ये स्लोप का फॉर्मूला है और ये इसकी वैल्यू है, अगर वैल्यू निकालेंगे आप तो। राइट सर। चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इक्वस टू P1/P2। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था मैंने आपको। एक्सप्लेनेशन कैसे, तो थोड़ा सा इसको अल्टर किया था। अगर मान लो आप क्या करते हो, इनकम में चेंज नहीं करते हो, लेकिन क्वांटिटी ऑफ x1 में और x2 में चेंज कर देते हो। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, तो देखते हो साथ साथ आप, x1 की क्वांटिटी बढ़ के क्या हो गई थी, x1 प्लस चेंज इन x1। x2 की क्वांटिटी बढ़ के क्या हो गई थी, x2 प्लस चेंज इन x2। फिर सॉल्व किया था, m की वैल्यू क्या थी, P1x1 प्लस P2x2 रख दिया था। ये कट गए थे, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। लास्ट में क्या हुआ था, स्लोप इक्वस टू दिस। राइट सर। स्लोप में माइनस साइन क्या शो करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर कहानी। स्लोप को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में काफ़ी बात पिछली क्लास में हुई थी। चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, एक एडिशनल x1 के लिए हम जितना x2 लूज करते हैं वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पिछली क्लास में बात हुई थी। x1 अगर मान लो आपका चॉइस है और x2 आपका सेकंड चॉइस है, तो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है ना, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। पिछली क्लास को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कहानी। तो इसका मतलब है, अगर आपसे कहा जाए कि स्लोप निकालो, तो चेंज इन x2 अपॉन x1 निकालेंगे, या P1/P2 निकालेंगे, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 निकाल देंगे। ऑल आर द सेम थिंग, ये सारे सेम थिंग है। इसको मैं बॉक्स में ले लेता हूँ, ये ऑल आर द सेम थिंग, सारे सेम है। अगर सवाल में आपको स्लोप निकालने के लिए कहा जाए तो भी निकाल दोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 का है तो भी निकाल दोगे। राइट जी, क्लियर सर। पिवोट्स एंड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, अगर मान लो x2 के प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है और x1 का प्राइस रिड्यूस होता है, तो बजट लाइन क्या होता है, फ्लैटर होता जाता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो स्टीपर होता है। P1 अगर बढ़ेगा
तो P1/P2 में अगर P1 बढ़ा तो ये स्टीपर होगा, P1/P2 में अगर P1 घटा तो ये फ्लैटर होगा। ये पिछली क्लास में बात हो चुकी है इसके बारे में। इसमें कोई चेंज नहीं किया X2 में, क्योंकि इसके प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया। अगर प्राइस में कोई चेंज ना हो, इनकम चेंज हो तो बजट लाइन क्या होगा, बताओ क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा। प्राइस में कोई चेंज ना हो, इनकम में चेंज तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा। अगर प्राइस एंड इनकम दोनों में चेंज हो जाए तो बजट लाइन नॉन पैरेलली शिफ्ट करेगा। उसके बाद लास्ट में टॉपिक बताया था न्यूमेरियल प्राइस। किसी भी एक गुड्स का प्राइस अगर हम 1 रख लेते हैं, 1 सपोज कर लेते हैं, और अदर गुड्स के प्राइस को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं, तो 1 जिसका प्राइस रखा 1 को हम बोलते हैं न्यूमेरियल प्राइस। न्यूमेरियल प्राइस पिछले क्लास में बताया था मैंने आपको। आपका बजट लाइन क्या है, P1x1 P2x2 इक्वस टू M। अगर दोनों साइड हम P1 एंड P1 से डिवाइड कर दें, दोनों साइड, तो ये P1 कट जाएगा, तो ये x1 बच जाएगा, ये P2/P1 हो गया, ये M/P2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x1 की प्राइस है क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर 1 प्राइस सपोज कर लिया, इसका मतलब न्यूमेरियल प्राइस हो गया ये। एक्चुअली न्यूमेरियल प्राइस होता है ना 1 रुपीज़ 1, वो हम x2 का रखते हैं ना, x2 को कंपोजिट गुड्स कहते हैं, याद रखना। x2 क्या बोलते हैं, कंपोजिट गुड्स। समझ रहे बात को, एक्सक्यूज मी, समझ पा रहे हैं बात को, गॉट इट, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरियल प्राइस। तो x2 पे कंपोजिट गुड्स रखते हैं, बता दिया। x2 पे जनरली क्या रखते हैं, कंपोजिट गुड्स रखते हैं, और उसकी प्राइस जनरली क्या लिखते हैं हम, प्राइस न्यूमेरियल प्राइस रखते हैं, और क्या लेते हैं उसको, ₹1 लेते हैं। बात होगी पिछली क्लास में। कई सारे बजट लाइन आपको ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे M रहेगा इस एक्सेस पे, और यहाँ पे x1 रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जिस गुड्स के बारे में आपको स्टडी करना होता है उस गुड्स को कहाँ रखते हैं, बताइए, बोलो प्लीज। जिस गुड्स के बारे में स्टडी करना होता है उसको x1 पे रखते हैं, सॉरी x एक्सिस पे रखते हैं, और यहाँ पे M रखते हैं। M क्या डिनोट करता है, आपका इनकम। आपको मैंने पिछली क्लास में कहा था कि एक्चुअली आपका बजट लाइन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ स्लोप 0, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, यहाँ इन्फिनिटी। आज हम ऐसे ही ग्राफ की बात करेंगे, राइट। अब इस क्लास में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, जो कि आपको इस क्लास में जरूरत पड़ेगा। आपका बजट लाइन ऐसा भी हो सकता है, अब सेकंड क्लास स्टार्ट हो चुका है, आपका बजट लाइन ऐसा भी हो सकता है। रिवीजन थोड़ा सा फास्ट ही करते हैं ना, बोलो दिशा, करते हैं ना फास्ट, यस सर। आपका बजट लाइन ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे x1 होगा और यहाँ पे M होगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर ऐसा होगा तो परेशान मत होना, ये M इनकम को शो करता है। अगर ये M नीचे आएगा, अगर मान लो सपोज करो आपने इतनी x1 परचेज करी, तो M इतना नीचे आ गया, देखो यहाँ पे, ये कहलाएगा एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। जितनी इनकम थी आपने उतना इतना क्या किया, इतना एक्सपेंड कर लिया, ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मान गए। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आपकी पोजीशन यही है x1 की, ये x1 कम हो जाए, x1 थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पहुँच जाए, पहले x1 था, अब वो x1 डैश हो गया, x1 कम हो गया, बताओ एक्सपेंडिचर कम हो गया ना। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बताओ, ये कहलाएगा सेविंग। अगर एक्सपेंडिचर को कम करते तो सेविंग हो गया। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर इनकम नीचे की तरफ जाएगा तो ये एक्सपेंडिचर है, याद रखना, और इनकम अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या है, सेविंग्स है, याद रखना। ये छोटी छोटी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त अगर आप लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे तो वहाँ पर ये सब बातें आपको हेल्प करेगा समझने में, गॉट इट, राइट सर। आइए आज की क्लास की बात करते हैं। हेडिंग लिखिए किंग ऑफ द बजट लाइन, किंग ऑन द बजट लाइन। टॉपिक लिखिए किंग ऑन द बजट लाइन, किंग ऑन द बजट लाइन। बजट लाइन पे किंग क्यों होता है, किंग होने का वजह है, या इसको यूं भी कह सकते हैं आप, किंग ऑफ द बजट लाइन को। किंग का मतलब सीधी सी बात है कि बजट लाइन में अगर किंग हुआ, इसका मतलब बजट लाइन का स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका टॉपिक क्या रख सकते हैं हम, चेंज इन स्लोप ऑफ द बजट लाइन, चेंज इन
स्लोप ऑफ द बजट लाइन। टॉपिक तो मिल गया आपको, लेकिन क्या वजह हो सकता है इसके चेंज होने के? फैक्टर्स लिखिए उसको, उसको बोलते हैं फैक्टर्स। क्या वजह हो सकते हैं? फैक्टर्स चेंजिंग द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। चेंजिंग द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, लिखो इसको। आपने क्या देखा? स्लोप ऑफ द बजट लाइन होता क्या है? स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होता है? -P1/P2। तो जो भी हमारा P1 एंड P2 को चेंज करेगा वो स्लोप को चेंज कर देगा, मानते हो? अगर P1 चेंज होगा तो स्लोप चेंज होगा। सीधी सी बात, अगर प्राइस चेंज होगा, इफ देयर इज चेंज इन प्राइस, देयर इज चेंज इन स्लोप। अगर प्राइस में चेंज होगा तो स्लोप में चेंज होगा। प्राइस में चेंज क्यों हो सकता है? प्राइस में चेंज मार्केट के डिमांड की वजह से भी हो सकता है, वो अलग फैक्टर है। मार्केट के डिमांड की वजह से चेंज होगा तो उसमें मूवमेंट आ जाएगा डिमांड कब में, उसको छोड़ दो, अभी डिमांड को साइड रहने दो। प्राइस में चेंज होने का वजह क्या हो सकता है? वजह हो सकता है टैक्स एंड सब्सिडी। टैक्स से क्या होता है? प्राइस कम या ज़्यादा? कम, सॉरी, प्राइस ज़्यादा। और सब्सिडी से क्या होगा? प्राइस कम। अगर कोई सामान परचेज करते हैं 100 रुपये का, उसमें 10 रुपये टैक्स लगता है तो प्राइस बढ़ जाती है ना? कमान बोलो ना प्लीज़। राइट सर। अगर अगर 100 रुपये का सामान है, 10 रुपये सब्सिडी मिल गया तो प्राइस कितना रह गया? 90 रुपीज़, तो प्राइस घट गया। टैक्स से प्राइस बढ़ सकता है, सब्सिडी से प्राइस घट सकता है। राइट जी। मैंने पहले भी कहा कि जहाँ पे मुझे लगेगा थोड़ा टॉपिक आसान है तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा? थोड़ा सा फास्ट। लगेगा टॉपिक मुश्किल है, थोड़ा स्लो, और मुश्किल है और स्लो। रिपीट भी करवाऊंगा क्लास में, रिवाइज भी करवा दूंगा, रटवा भी दूंगा क्लास के अंदर ही। लेकिन ये सब आसान है तो स्मूथली चल रहा है। आइए पहले किसके बारे में बात करते हैं? टैक्स के बारे में। अब देखिए टैक्स। टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट कैसे चार्ज करती है आपसे? दो तरह से देखो, एक होता है क्वांटिटी टैक्स, दूसरा होता है वैल्यू टैक्स, और तीसरा होता है लमसम टैक्स। लमसम टैक्स ये तो थ्योरेटिकली समझने के लिए हो गया, लेकिन अगर देखो प्रैक्टिकली तो गवर्नमेंट आजकल टैक्स कैसे चार्ज करती है? गवर्नमेंट टैक्स दो तरह से टैक्स होता है। एक क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। मान गए? डायरेक्ट टैक्स को हम क्या बोल सकते हैं? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को अब कहते हैं जीएसटी। सुन लो बात को, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं, डायरेक्टली बात करो। डायरेक्ट टैक्स को इनकम टैक्स भी कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी भी कहते हैं। अब यही टैक्स लगते हैं। इनकम टैक्स क्या हो गया? आपकी इनकम मान लो 1 लाख रुपये है, उस पर 10% टैक्स गवर्नमेंट ले लिया, 10,000 टैक्स लग गया। इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। जीएसटी क्या होता है? जो मार्केट में आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, कोई भी गुड्स परचेज करो, मोबाइल परचेज करो, टीवी परचेज करो, लैपटॉप परचेज करो, कुछ भी परचेज करो, हर जगह जीएसटी ऐड होता है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मान के बच्चे क्लियर है? ये इनडायरेक्ट टैक्स किस पे होता है? सेल और परचेज ऑफ गुड्स। और डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम पे। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स होता है। अब यहां समझने वाली बात है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो, सॉरी, इनकम टैक्स होगा वो क्या करेगा बताओ? अब मैं बात करूं यहां डायरेक्ट टैक्स की, या बात करूं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स क्या करेगा? आपका इनकम मान लो 1 लाख रुपए का था, उस पर 10,000 आपने टैक्स दे दिया, तो आपका इनकम कितना बच गया बताओ? 90,000। आपकी इनकम एम थी, अब आपकी इनकम एम डैश हो गई, तो एम इज मोर देन एम डैश। इनकम रिड्यूस कर रहा है ना? बोलो ना प्लीज। इनकम रिड्यूसेस।
तो डायरेक्ट टैक्स से इनकम रिड्यूस करता है, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस। याद है आपको, अगर प्राइस में चेंज ना हो, इनकम रिड्यूस करे, तो बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाता है, इधर शिफ्ट कर गया। इनकम रिड्यूस तो बजट लाइन शिफ्ट कर गया। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट इन बजट लाइन, पैरेलल शिफ्ट इन बजट लाइन। इनकम में चेंज तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट। बात हो चुकी है आपसे कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है ये। प्राइस में चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन प्राइस, सो नो चेंज इन स्लोप। प्राइस में चेंज नहीं हुआ तो स्लोप में चेंज नहीं हुआ, स्लोप P1/P2 ही रह गया। और जब तक स्लोप P1/P2 रहेगा तब तक स्लोप चेंज नहीं होगा, सॉरी, जब तक प्राइस P1 एंड P2 रहेगा तो स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा। बहुत बेसिक बात है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बेसिक बात। आइए जी, आपके सवाल में इनकम टैक्स रहेगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे उसको। अगर बात करूँ मैं आपको जीएसटी की, देखो यहाँ पे जीएसटी बात करूँ तो जीएसटी आपने क्या देखा? सेल और परचेज ऑफ गुड्स पे लगता है ना, बोलो ना प्लीज, अरे बोलो, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, राइट सर। जीएसटी आपको दो तरीके से गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है, एक होता है क्वांटिटी टैक्स, एक होता है वैल्यू टैक्स। एक क्वांटिटी टैक्स, वैल्यू टैक्स मैंने यहाँ भी लिखा था, देखो ना, वैल्यू टैक्स एंड क्वांटिटी टैक्स, राइट सर। याद रखना, इनकम टैक्स मैंने 1 लाख पे 10% लगा दिए, प्रैक्टिकली सही नहीं है, प्रैक्टिकल मत जाओ आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इनकम टैक्स अलग ही स्ट्रीम है। इनकम टैक्स हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव लेवल पे लगता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है इनकम टैक्स का रेट क्या होता है? बढ़ता जाता है। आप पढ़ोगे आगे चल के, हालांकि मुझे यहाँ पे ये समझाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में आएगा तो देख लेंगे, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे उसको। क्लियर बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? बोलो जल्दी से। यस सर। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, देखो गवर्नमेंट, आजकल भी न्यूज़ में चल रहा होगा, गवर्नमेंट कहती है कि किसी का इनकम 3 लाख है, नो टैक्स, 3 लाख से 5 लाख तक है, 6 लाख तक है तो 5%, उसके ऊपर है तो 10%, उसके ऊपर 15%, लाइक दैट। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इनकम बढ़ेगा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो जीएसटी की बात करते हैं, क्वांटिटी टैक्स एंड वैल्यू टैक्स की बात करते हैं, क्वांटिटी टैक्स की एंड वैल्यू टैक्स की बात करते हैं, ठीक है, राइट सर। क्वांटिटी टैक्स एंड वैल्यू टैक्स। क्वांटिटी टैक्स क्या होता है? आपके क्वांटिटी ऊपर टैक्स लगता है। मान लो आपने 1 यूनिट परचेज किया तो T रुपीज़ टैक्स, 1 यूनिट पे T रुपीज़। अगर आपने 2 यूनिट परचेज किया तो 2T टैक्स, 3 यूनिट तो 3T टैक्स। समझ गए? इसको बोलते हैं यूनिट क्वांटिटी टैक्स। जितनी क्वांटिटी परचेज करोगे उतना टैक्स लगेगा, मान गए? इस क्वांटिटी की, इस यूनिट की वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने एक मोबाइल परचेज किया, चाहे मोबाइल की वैल्यू लाख रुपए भी क्यों ना हो, ध्यान सुनना, एक मोबाइल परचेज किया 1,000 रुपये टैक्स, 2 मोबाइल परचेज किया 2,000 टैक्स, 3 मोबाइल परचेज किया 3,000 टैक्स। ये क्वांटिटी के ऊपर टैक्स है। लेकिन जो वैल्यू टैक्स होता है उसको बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स भी बोलते हैं, ADVALOREM, एड वैलोरम टैक्स। इसको एड वैलोरम टैक्स भी कहते हैं, वैलोरम टैक्स। और ये किस पे होता है? वैल्यू के ऊपर। जैसे मान लो 1 यूनिट है, उसका कीमत अगर 100 रुपया है, उस पर अगर 10% टैक्स है तो आपको 100 पे 10%, 10 रुपया हुआ, आपको कितना लग गया प्राइस उसकी? 110 रुपया। अगर यही 1 यूनिट की प्राइस अगर मान लो अगर 1,000 रुपया होता तो उस पर 10% टैक्स कितना होता? 1,000 अब प्लस 10% 100 तो 1,100 रुपया हो जाता। ये टैक्स वैल्यू के ऊपर लगता है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना टैक्स लगेगा, जितना ज़्यादा वैल्यू उतना टैक्स लगेगा, मान गए? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर 1 यूनिट पे T टैक्स है, 2 पे T टैक्स है, 2T टैक्स है, तीसरा पे 3T टैक्स है। अगर 1 यूनिट का प्राइस अगर मान लो 100 रुपया है तो आफ्टर टैक्स प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस T, ये होगा प्राइस आफ्टर टैक्स। अगर 1 यूनिट की प्राइस अगर मान लो 1,000 भी है तो आफ्टर टैक्स प्राइस होगा 1,000 प्लस T। 1 यूनिट की प्राइस कुछ भी हो, टैक्स फिक्स रहेगा। यहां क्या लिख दूं मैं आपको? टैक्स इज फिक्स्ड, डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट?
बोलो, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ द गुड्स, गुड्स के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, प्राइस प्लस टी, ये प्राइस हो जाएगा आफ्टर टैक्स, प्राइस प्लस टी। अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर प्राइस अगर 1000 है तो प्लस फिर क्या होगा 1000 इंटू टैक्स रेट, 1000 है अब प्लस 1000 इंटू 10%, ये 1000 अब प्लस 100, 1100 हो जाएगा। इसको फॉर्मुलाइज कैसे करेंगे, 1000 को हम प्राइस लिखेंगे, ये 1000 की प्राइस है इंटू 10%, 10% को क्या करेंगे टी लिख देंगे, टैक्स रेट। अब प्राइस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस टी। जो क्वांटिटी वाला टैक्स होगा उसमें आफ्टर टैक्स वैल्यू होगी पी प्लस टी, और यहां पे क्या होगा पी इंटू 1 प्लस टी। अब आप माइक ऑन करो, बताओ समझ में आई बात, कम ऑन जल्दी से बोलो प्लीज। दोबारा समझाता हूँ, वैल्यू एडेड सुनो, पहले ये बात समझ में आ गई। अगर मान लो कि पहले क्वांटिटी समझ लो, अगर किसी क्वांटिटी का प्राइस पी है तो टैक्स टी है, चाहे प्राइस कुछ भी ना हो टैक्स फिक्स रहेगा, मान गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, अगर प्राइस 100 है तो टैक्स 10 रुपया है, प्राइस अगर 1000 है तो टैक्स 100 रुपीज है, क्योंकि टैक्स 10% है। और 10% ऑन व्हाट, 10% ऑन वैल्यू ऑफ द गुड्स। समझो जल्दी से, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल बात है ये। अगर प्राइस बढ़ गया तो टैक्स भी बढ़ गया, यहाँ प्राइस बढ़ गया तो टैक्स भी बढ़ गया। प्राइस अगर 1000 है, टैक्स क्या लगेगा 1000 का टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया प्राइस और ये हो गया टैक्स। प्राइस अगर 1000, अब मैं आपसे इतनी सिंपल सी बात है फिर भी आपसे पूछता हूँ, मान लो प्राइस कितनी है बताओ, प्राइस है 5000 और टैक्स रेट है मान लो 20%, बताओ तो क्या होगा प्राइस आफ्टर टैक्स, बोलो सिंपल निकालो, क्या निकालोगे 5000 प्राइस हो गया, अब प्लस 5000 का 20% टैक्स हो गया, अब प्लस क्या हो गया 1000, तो क्या हो गया 6000। अगर इसको फॉर्मूला से निकाले तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला से बताओ, क्योंकि बार बार ऐसा क्यों कैलकुलेट, फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, P इंटू 1 प्लस टी, 1 प्लस टी क्या है 0.20, 20% को 0.20 भी लिख सकते हैं, 20% को 0.20 भी लिख सकते हैं, मानते हो नहीं मानते हो, कम ऑन बोलो ना, यस सर। तो प्राइस यहाँ क्या है 5000 और 1.20, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ रहा है 5000 इंटू 1.20 क्या आएगा 6000। आप जैसा निकालना चाहो, आप मैथमेटिकली ऐसे निकाल दो या फॉर्मूला से निकाल दो, बात खत्म है, जल्दी बताओ कम ऑन बोलो जी, यस सर। अब मैं फाइनली यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बताओ यहाँ पे बिफोर टैक्स, मैं फाइनली लिख रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, देखो बिफोर टैक्स प्राइस क्या, मुझे बोलोगे आप बोलोगे बिफोर टैक्स प्राइस क्या है, बिफोर टैक्स प्राइस क्या है, बोलो कम ऑन। क्वांटिटी वाले में बिफोर टैक्स प्राइस क्या है पी है, आफ्टर टैक्स प्राइस क्या है, अरे कम ऑन बच्चे जब पी प्लस टी, हाँ अगर प्राइस 100 रहा तो भी टी, प्राइस 200 रहा तो भी टी, मान गए कम ऑन, राइट सर। अब ये बताओ यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप इंक्रीजेस आफ्टर टैक्स, स्टीपर हो जाएगा नहीं होगा बताओ, होगा स्टीपर होगा, क्योंकि अगर बजट लाइन पहले मान लो फ्लैटर था तो टैक्स के लगाने से क्या हो गया बजट लाइन स्टीपर हो जाएगा, बजट लाइन स्टीपर हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ बिफोर टैक्स प्राइस क्या था P, आफ्टर टैक्स प्राइस क्या होगा P इंटू 1 प्लस टी, वेरी गुड फैंटास्टिक, P इंटू 1 प्लस टी। स्लोप क्या होगा, यहाँ भी स्लोप बढ़ेगा, स्टीपर होगा,
ऐसा ही ग्राफ यहाँ भी बनेगा, पहले ये रहेगा फ्लैटर फिर स्टीपर। क्या बात है, फैंटास्टिक, मान गए, कम ऑन। हाँ, ये सब बातें मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जो प्रॉब्लम आपको आ सकता है उस प्रॉब्लम को एडवांस में आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को सॉल्व करो। मेरे दिमाग में हर एक न्यूमेरिकल घूम रहा होता है कि कौन से न्यूमेरिकल में कहाँ क्या इस्तेमाल होगा। आपको देख के लगेगा ये आसान है, ऑफकोर्स ये आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन चाहे जो कुछ भी है मुझे सबको टच करते हुए निकलना है, सबको पढ़ाते हुए निकलना है। मान दो नहीं मानते हो, कम ऑन। पिछले क्लास में जो टॉपिक थे उसका स्टैंडर्ड थोड़ा कम था, इसलिए मैंने उसको वार्म अप क्लास नाम दिया था। आज की क्लास में क्या हो गया, स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया। अगली क्लास में आएंगे तो और भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, न्यूमेरिकल्स ढेर सारा हो तो और भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है जी, राइट, क्लियर सर। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो इस चैप्टर से आते ही आते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली तो हर चैप्टर को ये प्रभावित करता है, हर चैप्टर को ये इन्फ्लुएंस करता है, बजट कंस्टेंट इनडायरेक्टली, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। क्लियर। क्या होता है, मैंने ना सीक्वेंस में और स्टार्टिंग से पढ़ाना पसंद करता हूँ। मैं बीच में से कोई टॉपिक उठा लूँ, प्रेफरेंस उठा लूँ, यूटिलिटी उठा लूँ, या फिर मान लो चॉइस उठा लूँ, ये मुझे पसंद नहीं आता है स्टार्टिंग से, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बजट लाइन होगा, उसके बाद प्रेफरेंस होगा, उसके बाद चॉइस होगा। नहीं बताओ जरा, पहले आपकी इनकम होगी, पहले मार्केट जाओगे, बताओ कमान। पहले आपकी इनकम होगी, पहले आप कमाओगे, इनकम होगी, तब आप मार्केट जाके चॉइस करोगे, प्रेफरेंस करोगे, यूटिलिटी चेक करोगे। पहले इनकम तो देख लो, यही कहानी है। क्या बात है, आइए जी आगे बढ़ते हैं। टैक्स के बारे में बात होगी, अब बात लिखिए सब्सिडी। सब्सिडी टैक्स का जस्ट उल्टा होगा, मैं ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं। इस एरिया में क्वांटिटी था, इस एरिया में वैल्यू था, ऊपर से चल रहा ना क्वांटिटी। अब क्वांटिटी टैक्स के बदले क्या लगा दो, क्वांटिटी सब्सिडी और वैल्यू सब्सिडी। देख लो अपने आप से आप, क्वांटिटी सब्सिडी एंड वैल्यू सब्सिडी। क्वांटिटी सब्सिडी में क्या होगा, मैं ज़्यादा डिस्कस अब नहीं करूंगा, जान लो टैक्स का जस्ट उल्टा होता है। टैक्स गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, आपसे लेती है, सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देती है। तो क्वांटिटी पे सब्सिडी फिक्स होगा, मान लो P माइनस एस हो जाएगा। कम ऑन जल्दी से, 1 यूनिट है, आवाज आ रही है आपको? 1 मिनट रुक जाओ, सुनो मैं इसको ना हल्का से रिवाइज करता हूँ, इसको हल्का से रुक जाओ, सब्सिडी को रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ देर के लिए वीडियो पॉज हो गया था तो मैं इसको ऑन नहीं कर पाया, रिवाइज करता हूँ। देखो हल्का सा, सब्सिडी भी जो होता है ना आपका, वो सब्सिडी भी आपका क्वांटिटी सब्सिडी होता है, बोलो, और वैल्यू सब्सिडी होता है। क्वांटिटी सब्सिडी मतलब हुआ क्वांटिटी कुछ भी रहे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, आपका सब्सिडी क्या रहेगा, फिक्स, एस। तो प्राइस आफ्टर सब्सिडी यहाँ क्या हो जाएगा, मान लो प्राइस P1 था तो उसमें से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो P1 माइनस एस। मान गए, कम ऑन। और स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या हो जाएगा, P1 माइनस एस अपॉन P2, और ये क्या होगा, फ्लैटर। प्राइस गिर गया तो फ्लैटर हो जाएगा। बजट लाइन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बजट लाइन पहले ये था, बजट लाइन स्टीपर हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। जब टैक्स बढ़ रखा तो सब्सिडी आता है, हाँ राइट जी, टैक्स बढ़ रखा तो सब्सिडी आता है। अब बात करते हैं इसकी सब्सिडी बेस्ड ऑन वैल्यू। वैल्यू सब्सिडी में क्या होगा, अगर वैल्यू 100 है तो सब्सिडी 10 रुपीज़ होगा, 100 इंटू 10%। अगर सब्सिडी 10% है तो, अगर वैल्यू 1000 है तो सब्सिडी 100 होगा। देखो सब्सिडी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो सब्सिडी बढ़ रहा है। प्राइस आफ्टर सब्सिडी क्या होगा, प्राइस अगर P1 है तो सब्सिडी होगा P1 इंटू एस मतलब सब्सिडी का परसेंटेज। तो सब्सिडी के बाद प्राइस होगा P1 इंटू 1 माइनस एस, और स्लोप होगा P1 इंटू 1 माइनस एस बाई P2, और फ्लैटर हो जाएगा। देखो आपके सामने एक बार सोच लो इसको, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं करना चाहता। देखो देख लो इसको ढंग से, दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ। मैं फास्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको होल्ड कर दिया यहाँ पे, बताओ क्या है ये। देखो इसको ढंग से, थोड़ा सा फास्ट तो बोल रहा हूँ क्योंकि ये आसान चीज़ है इसलिए। लिख लिया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, कम ऑन, क्लियर है, राइट सर। आगे बढ़े,
तो मैंने होल्ड कर दिया था, अब आपके सामने सब कुछ है, अब आगे बढ़े पक्का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात करना है मुझे अब, सब्सिडी भी हो गया और ये भी हो गया, तो बात करेंगे राशनिंग की। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा केस बताता हूँ आपको, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। देखो सिलेंडर जो था ना, सिलेंडर पहले कुछ सिलेंडर पे एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए लिख देता हूँ इसके बारे में। सिलेंडर पे जो पहले की गवर्नमेंट थी ना, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, याद है आपको? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ, तो उस गवर्नमेंट में क्या होता था, अगर सिलेंडर का प्राइस मान लो 1000 का है, आप 1000 का सिलेंडर परचेज करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आपको 500 रुपया मैं सब्सिडी दूंगा, आपको सिर्फ कितना पे करना है, 500 पे करना है। अगर सिलेंडर कंपनी से आप 1000 का सिलेंडर परचेज करोगे, तो सिलेंडर कंपनी आपसे कितना प्राइस ले रही थी, बताओ कितना, बोलो ना, बोलो। 500। 500 किसे लेती थी, गवर्नमेंट से, मान गए? तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया प्राइस पी अब माइनस सब्सिडी एस, हो गया ना ये प्राइस। और P2 अगर ये प्राइस अब सिलेंडर P1 है तो हो गया ना, क्योंकि प्राइस ऑफ सिलेंडर मान लो 1000 था, तो 1000 में से गवर्नमेंट ने 500 अपनी तरफ से दे दिया, तो हमारे को कितना पे करना पड़ा, 500 ही पे करना पड़ा ना, तो 500 अपॉन P2 हो गया ना स्लोप, कम ऑन, राइट सर। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दिया उससे हमारी प्राइस ऑफ द गुड्स कम हो गया, प्राइस ऑफ सिलेंडर कम हो गया। लेकिन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के बाद जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आया, उसने क्या किया, उसने सिलेंडर की प्राइस 1000 है ना, उसने कहा मार्केट से आप 1000 में परचेज करो, मैं इसमें आपको कुछ नहीं देने वाला, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो आपका सब्सिडी होगा वो सब्सिडी 500 रुपीज़ आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो बताओ इस केस में क्या होगा, आप जो सिलेंडर परचेज करोगे तो सिलेंडर कंपनी को आप कितना पे करोगे, बताओ, बोलो ना, बोलो जी। 1000, और 1000 पे करोगे, लेकिन आपने जो ज़्यादा पे किया वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया ना, तो नेट इफेक्ट में तो यहाँ भी आपने 500 ही पे किया ना, बोलो ना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी आते हैं। तो सर कहोगे सर फर्क क्या पड़ा, फिर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने क्या चेंज कर दिया, क्या चेंज किया बताओ, बताता हूँ क्या चेंज किया। देखो इस केस में तो स्लोप क्या रहेगा, P1 अपॉन P2 रहेगा ना, क्योंकि प्राइस ऑफ द सिलेंडर तो चेंज नहीं किया उसने ना, कमान, सिलेंडर का प्राइस तो रिड्यूस नहीं किया ना, सिलेंडर प्राइस तो 1000 है, आप मार्केट में कितने का परचेज करोगे, ओहो 1000 का, तो प्राइस तो 1000 ही है, तो स्लोप तो सेम है, स्लोप में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ स्लोप कम हो गया था। यहाँ क्या होगा, जो अकाउंट में 500 जमा होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा कि आपका इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आपका इनकम पहले M था, तो अब आपका इनकम उसमें 500 प्लस हो गया, M डैश हो जाएगा, और M डैश इज व्हाट, मोर देन M, मानते हो, कम ऑन। इसमें क्या होगा, इसमें बजट लाइन अगर पहले मान लो बजट लाइन ऐसा था सिलेंडर का, तो सिलेंडर का बजट लाइन आफ्टर सब्सिडी ये फ्लैटर हो जाएगा, होगा ना, बताओ। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में बजट लाइन का स्लोप फ्लैटर हो जाएगा, क्योंकि अगर अगर सब्सिडी से पहले का स्लोप देखो तो क्या था, इसका स्लोप क्या था, 1000 अपॉन P2, और इसका स्लोप क्या है, 500 अपॉन P2, मानते हो नहीं मानते हो, कमॉन। अरे ये केस स्टडी है, सवाल आएगा उस पर, यस सर। तो यहाँ पे स्लोप फ्लैटर हो गया। अब आ जाओ मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब स्लोप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्लोप तो वही रहेगा, क्या रहेगा, 1000 अपॉन P2 रहेगा ना। हम क्या करेंगे, आपकी इनकम को बढ़ा देंगे, इनकम बढ़ेगा तो बजट लाइन क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा ना, चेंज इन इनकम हुआ यहाँ पे, शिफ्ट इन बजट लाइन हुआ यहाँ पे, पैरेलल शिफ्ट, बोलो ना प्लीज, कम ऑन।
कैसा शिफ्ट हुआ? पैरेलल शिफ्ट। देखो छोटी बातों से कितना फर्क पड़ा, देखो इकोनॉमिक्स में कितना फर्क पड़ जाता है। अभी तो देखो कितनी बातें होने वाली है। ये पैरेलल शिफ्ट, आप कहोगे एक लेमन जैसा मैथमेटिक्स लगाओगे, सर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमें तो 500 यहाँ भी देना पड़ा और 500 यहाँ भी लगा, फर्क क्या पड़ा मेरे को? ना कैसे पकड़ लो या ना घुमा के पकड़ लो, बात तो वही है। बात वही नहीं है, बहुत फर्क है। क्या फर्क है सर? अब तुम बता सकते हो क्या फर्क, बताओ, कुछ अपना दिमाग लगाओ, क्या फर्क हो सकता है? मोदी गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्यों चेंज किया? मोदी गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी जाती थी उसको हटा करके उसने उसने लमसम अमाउंट क्यों अकाउंट अकाउंट में क्यों जमा किया? पूछो क्यों, बताओ क्यों, बताओ। लोगों की इनकम इंक्रीज आ चुकी है, बल्कि सही बात बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से मोदी गवर्नमेंट में ये चेंज आया कि लोगों के इनकम में फर्क आया। लेकिन इनकम में फर्क कैसे आएगा? आप जितना सिलेंडर इस्तेमाल करोगे उतना ही तो 500 रुपीज मिलेगा आपको। जितना सिलेंडर इस्तेमाल करोगे सिलेंडर के हिसाब से ही मिलेगा। कम सिलेंडर तो कम मिलेगा, ज्यादा सिलेंडर तो ज्यादा मिलेगा। देखो लोगों की साइकोलॉजी को समझो, देखो क्या होता है। मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दिया और प्राइस को 500 रुपया कर दिया, अगर एक बंदा मार्केट में सिलेंडर परचेज करने जाएगा तो सिलेंडर उसको कितने का मिलेगा? 500 का मिलेगा ना। एक बंदा मार्केट, सुनो सुनो ना, मैं बताता हूं। सिलेंडर की प्राइस तो 1000 है, लेकिन बंदे को कितना पे करना है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में? 500। आपके आपसे कितना पैसा सिलेंडर कंपनी लेगा? 500 लेगा, रिमेनिंग पैसा उसको गवर्नमेंट से आएगा। आपके साइकोलॉजी में क्या घुसा हुआ है? अरे भाई सिलेंडर तो बहुत सस्ता, मुझे 500 ही लग रहा है। मानते नहीं मानते हो? इससे क्या होगा? इससे कंजम्पशन ऑफ सिलेंडर बढ़ जाएगा, कंजम्पशन ऑफ गैस बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज सस्ता होता है तो आप क्या करते हो, बताओ क्या करते हो? बोलो ना क्या करते हो? यूज करते हैं। अगर सस्ता ज्यादा यूज करेंगे। आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी है, 500 देना है, चलो यूज करते हैं। को क्या यूज कर लेंगे सर, जो खाना ही तो बनाते हैं। अरे पानी भी गर्म कर लेंगे, जल रहा है तो जल रहा है, छोड़ देंगे, कुछ नहीं होता है। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, संभालेंगे नहीं कुछ। देखो अगर अपने किचन में थोड़ा सा संभाल के यूज करोगे ना तो 10-20% वेस्टेज को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई चीज सस्ता है तो क्या फर्क पड़ता है यार, जलने दो ना, क्या होता है? पैसे कितने लगने हैं? 500 रुपये लगने हैं। लोग यहाँ पे सिलेंडर को बचाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि सिलेंडर 500 का मिल रहा है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में आ जाओ, एक बंदे के पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है ये बताओ? 1000। उस वक्त तो आपके पैसे से 1000 जा रहा है ना, तो आपकी साइकोलॉजी क्या कहेगी? अरे सिलेंडर कितना महंगा यार, 1000 देना पड़ा। मानते नहीं मानते हो? आपके अकाउंट में आएगा वो किसने देखा है? एक्चुअल साइकोलॉजी ये होती है कि अभी मेरे पॉकेट से क्या जा रहा है? 1000 जा रहा है। मानते हो? तो यहां पे क्या होगा? यहां पे कंजम्पशन ऑफ गैस क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। वेस्टेज नहीं करेंगे यहां पे गैस का। और गैस जानते हो क्या है? रेयर कमोडिटी है। ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। गैस बहुत ज़्यादा यूज़ करना ठीक बात नहीं है। तो गैस का कंजम्पशन अगर कम होगा तो अच्छी बात है ये सोसाइटी के लिए, नहीं है? बताओ जरा। और अच्छी बात है। और क्या हुआ कि अगर बंदे ने 1000 का सिलेंडर परचेज भी किया और आपने गैस का कंजम्पशन भी कम कर लिया, बदले में 500 रुपये आपके अकाउंट में चला गया। ये जो 500 रुपये अकाउंट में गया, गवर्नमेंट को फायदा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को नेट सेल में फायदा हुआ कि गैस का कंजम्पशन कम हो गया। यहाँ गैस की कंजम्पशन बढ़ रही है, देखो नहीं बढ़ रही? बताओ लोगों को और क्या फायदा हुआ कि लोगों को गैस के कंजम्पशन कम करने से उसके अकाउंट में जो 500 रुपये जमा हो रहा है, उसके जमा होने से उसकी इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ जाने से क्या होगा? उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। अभी आगे चल के बताएंगे इस बात को, इस बारे में आपको हम। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, उसका चेंज होगा इनकम बढ़ने से, क्योंकि वो उस पैसे को सिर्फ गैस में नहीं कहीं और भी यूज कर सकता है। मानते नहीं मानते हो? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने आपको कंपेल कर दिया कि आपको फायदा उठाना तो क्या उठाओ, गैस यूज करो। कंपेल कर दिया क्योंकि गैस सस्ता कर दिया तो गैस यूज करो जितना यूज करना है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई गैस बचा लो, पैसे अकाउंट में ले लो, अपनी बजट लाइन को शिफ्ट करा लो
और उस पैसे को आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर गैस की कंजम्पशन आपने कम करी है, आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई है, तो उस पैसे से आप फ्रूट्स खरीद लो, मिल्क खरीद लो, कपड़े खरीद लो, आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बताओ जरा, जल्दी बताओ। आगे जाके देखना, आगे चलना, हम दिखाएंगे आपको इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से भी दिखाएंगे आगे चल के। इंडिफरेंस कर्व भी हायर हो जाएगा, देखो ना, बजट लाइन इंक्रीज किया तो इंडिफरेंस कर्व भी हायर हो जाएगा। ये आगे की बात, रहने दो इसको भी, समझ गए? तो क्या हुआ कि ये लमसम आपको अमाउंट जो अकाउंट में जमा कर दिया गया, इससे हमारे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स का कंजम्पशन भी घट गया, गैस की कंजम्पशन, साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ गई, और उस इनकम से लोग अपने को कहीं और भी खर्च कर सकता है, कुछ और भी खर्च कर सकता है, कुछ और भी परचेज कर सकता है। मान गए बात को बच्चे? कमन जल्दी से, मान गए? तो बताइए क्या फायदेमंद है फिर? इसका मतलब सब्सिडी देना फायदेमंद है या लमसम अमाउंट अकाउंट में जमा करना फायदेमंद है? फायदेमंद है, लेकिन लमसम अमाउंट आपको यहाँ फायदा तो दिख रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ना सब्सिडी देना भी फायदेमंद होता है, कभी कभार सब्सिडी देना भी फायदेमंद होता है। अगली क्लास में, शायद इस क्लास में नहीं हो पाएगा, अगली क्लास जब आएंगे तो उसके बारे में बताएंगे आपको हम सब्सिडी देना क्यों फायदेमंद हो। हल्का समझाता हूँ, सुनो। मान लो कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप प्रोटीन डाइट लें, सपोज करो आप चावल रोटी तो खाते हैं, लेकिन आपके पास प्रोटीन डाइट खरीदने के पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फूड स्टैम्प आपको देगी और कहेगी इस फूड स्टैम्प से आप किसी पर्टिकुलर ग्रोसरी में जाओ और वहां से प्रोटीन डाइट खरीद लो। उस फूड स्टैम्प से आप प्रोटीन डाइट ही परचेज कर पाएंगे, कुछ और नहीं परचेज कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया? आपको एक तरह से सब्सिडी दी, आपको एक तरह से फूड स्टैम्प के फॉर्म में आपको हेल्प किया। तो कभी कभार सब्सिडी देना फायदेमंद भी हो जाता है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट चाहती है आप दूध पियो, 100 रुपये का दूध है मार्केट में, गवर्नमेंट कहेगी आप मार्केट में जाओ 100 रुपये की मिल्क परचेज करो, 50 हम देंगे, 50 आप दे दो। सब्सिडी हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे सब्सिडी देना फायदेमंद है, क्यों? पूछो क्यों? गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप दूध लो, प्रोटीन लो, तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? गैस का कंजम्पशन कम करना, मानो ना, कम ऑन, क्या ऑब्जेक्टिव था? गैस का कंजम्पशन कम करना, जो कि पहले बढ़ा हुआ था उसको कम कर दिया। सब्सिडी ज्यादा जा रहा था, गवर्नमेंट ने कई हजार करोड़ रुपया बचा लिया अपना सब्सिडी के फॉर्म में, और वो पैसा गवर्नमेंट कहीं और लगा देगी, किसी और काम में लगाएगी, हेल्थ स्ट्रक्चर में लगाएगी, किसी में लगा देगी। तो गवर्नमेंट इस तरह से बचत करती है। लेकिन कभी कभार गवर्नमेंट सब्सिडी देती भी है, जैसे मैंने मिल्क का एग्जाम्पल दिया। फूड स्टैम्प के बारे में जब बताएंगे तो बताएंगे इसके बारे में आपको। लेकिन आइए, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आएगा, तो न्यूमेरिकल्स के समय में आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हम और जम के डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए यहाँ पे एक नया टॉपिक लिखिए आप, राशनिंग। राशनिंग, राशनिंग क्या होता है? सुनो ध्यान से। कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ों की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है। आप देखोगे खासकर बरसात के मौसम में क्या होता है? टोमेटो की शॉर्टेज, अनियन की शॉर्टेज, वेजिटेबल्स का कैरी करना मुश्किल हो जाता है। मानते नहीं मानते हो? बरसात के मौसम में वेजिटेबल्स खराब भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दिल्ली से शहर में क्या होता है, खासकर मैंने कभी बार एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे अनियन की शॉर्टेज हो जाती है। पिछले साल मैंने क्या देखा था कि लेमन का शॉर्टेज था, नींबू का, उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई थी। आपने भी सुना होगा, सुना था? हाँ, लेमन की प्राइस बहुत बढ़ गई थी। अनियन की प्राइस कभी कभार बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसको कंट्रोल करने के लिए राशनिंग करती है। गवर्नमेंट के भी अपने स्टोर्स होते हैं, गवर्नमेंट भी अपनी अपनी दुकानें खोल रखा है। उस दुकान से गवर्नमेंट क्या करती है? अनियन बेचती है और उसको लिमिट कर देती है कि आप 1 kg पर फैमिली परचेज कर सकते हो, आधा kg पर फैमिली परचेज कर सकते हो, ज़्यादा नहीं परचेज कर सकते। दिस इज कॉल्ड राशनिंग। समझ गए बात को? हाँ, इसको बोलते हैं फिक्सिंग द क्वांटिटी टू बी सप्लाइड। फिक्सिंग द क्वांटिटी टू बी सप्लाइड, दैट इज कॉल्ड राशनिंग। गवर्नमेंट ने क्वांटिटी फिक्स कर दिया कि आप इससे ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते। ऐसा कब होता है? जब कोई ऐसी कमोडिटी होती है जिसकी जरूरत सोसाइटी में सबको है, लेकिन क्वांटिटी कम है, तो क्या किया जाए? राशनिंग किया जाएगा। नहीं मानते हो? आप देखते हो ना, गवर्नमेंट जॉब की सबको जरूरत है, नहीं है? बताओ। लेकिन जितनी पॉपुलेशन उतनी जॉब है क्या? नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? काफ़ी टफ एग्जाम लेती है, और एग्जाम लेके फिर बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करती है, फिर कुछ लोगों को सेलेक्ट करती है। हालांकि ये राशनिंग का बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मिलता जुलता एग्जाम्पल, आप समझ सकते हैं। इसको यहाँ इस्तेमाल मत करना। तो जब भी कोई चीज़ की स्केयरसिटी होती है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे राशनिंग करने की कोशिश करती है, उसकी क्वांटिटी को फिक्स कर देती है। फिर आपसे समझिए,
ये मान लो बजट लाइन आपका है, ये X2 और ये X1 है। आपकी आपके पास कैपेसिटी तो है इतनी इतनी X1 परचेज करने की यहाँ तक, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी नहीं भाई साहब, आप तो हैसियत रखते हो इतना परचेज करने की, लेकिन मार्केट में जो आज परिस्थिति है ना, आप इतना ही परचेज करो। X1 स्टार, X1 बार फिक्स कर दिया, क्वांटिटी फिक्स्ड। आपके पास पैसे हैं ज़्यादा परचेज करने के, लेकिन आप ज़्यादा परचेज नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट ने क्वांटिटी फिक्स कर दी। तो इस केस में आपका बजट लाइन क्या हो गया, ये और ये। मान गए जी, कम ऑन। और इस केस में आपका जो बजट सेट हुआ ये हुआ, ये बजट सेट में होगा ही नहीं है, ये आपका बजट सेट का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि यहां परचेज ही नहीं कर पाएंगे। इस केस को बोलते हैं बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑफ राशनिंग राशनिंग। बाइंडिंग क्यों कहलाते हैं इसको, क्योंकि एक बंदा जितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है उससे कम क्वांटिटी परचेज कर रहा है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। एक दूसरा ग्राफ समझो, फिर समझोगे बात को आप। ये बजट लाइन है, X2 है और ये X1 है। आप अपने पैसे से कितने X1 परचेज कर सकते हैं, इतना तक, यहाँ तक। इन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बाइंडिंग लगा दिया यहाँ तक, X1 बार, कि भाई इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप परचेज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या लगेगा पता है, क्या करोगे आप, मुस्कुराओगे, हंसोगे। पूछो क्यों, यहाँ इसलिए हंसोगे आप गवर्नमेंट से कहोगे कि भाई साहब आपने जितनी क्वांटिटी पे ब्रेक लगाई है कि इतनी क्वांटिटी, उतनी क्वांटिटी मेरी हैसियत ही नहीं है, मेरा बजट लाइन अलाउ ही नहीं करता, मैं तो इतना ही परचेज कर सकता हूँ। कितना, ये। तो इस केस में जो ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन बाइंडिंग। बताओ नॉन बाइंडिंग क्यों हो गया ये, बोलो कमॉन। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया, वो रिस्ट्रिक्शन अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो हमारी रिस्ट्रिक्शन लगी उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। आप तो और मजेदार वर्ड इस्तेमाल करते हो, मजा आ गया सुन के। गवर्नमेंट ने जो बाइंडिंग लगा रखी है उतनी हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट लगाएगा तो क्या हो गया, लगा दो, कुछ नहीं होता, हम उतना खरीद नहीं पाएंगे। यहाँ हो गया नॉन बाइंडिंग, दिस कॉल्ड नॉन बाइंडिंग। इस केस में बजट सेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, बजट सेट वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। मान गए बच्चे, कमन जल्दी से। तो राशनिंग कौन सा इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग है नॉन बाइंडिंग, बताओ। राशनिंग आपका नॉन बाइंडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट है बताओ, बाइंडिंग इंपॉर्टेंट। हाँ, बाइंडिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक। अब अगला टॉपिक आता, अब अगला टॉपिक आता आपको आज की क्लास के लिए, वो आता है फूड स्टैंप। ये फूड स्टैंप हम आज की क्लास में पढ़ाने वाले थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि टाइम कम हो गया है, इतने कम टाइम में इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, अच्छी बात है। फूड स्टैंप एक थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो क्यों ना अगली क्लास में इसको करें, थोड़ा जम के टाइम देंगे इसके ऊपर। जल्दीबाजी में 5-10 मिनट फूड स्टैंप समझाना आसान बात नहीं है, थोड़ा 15-20-25 मिनट लग जाएगा इसमें, तो जम के बात करेंगे। हो सकता है इस पर कोई न्यूमेरिकल भी करा दें आपको, तो क्यों नई क्लास में इसको स्टार्ट करें फूड स्टैम्प को, मानते हो, क्या बोलते हो आप। हाँ, फूड स्टैम्प को बात करेंगे अगली क्लास में। मैं हल आपको जाते जाते सोचने के लिए छोड़ देता हूँ। फूड स्टैम्प में कुछ नहीं होता है, एक बजट लाइन आपका ऐसी बनी हुई है ना, अगर गवर्नमेंट आपको कोई चीज़ फ्री में देता है ना, तो बजट लाइन ऐसे हो जाता है। सोचने के लिए छोड़ दिया आपको, यहाँ बजट लाइन ये आपका फ्री है, ये X2 है और ये X1 है। आप अपना बताओ, दिमाग लगा के, इसमें कौन सा फ्री हो रहा है, बताओ क्या फ्री दे रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट X1 फ्री दे रही है, देखो, क्योंकि इस रेंज में स्लोप क्या है, P1/P2, और स्लोप क्या है, 0। P1 क्या है, 0, प्राइस 0 है। P1 0 मतलब X1 फ्री है। आप इस पर दिमाग लगाइए, और नहीं तो अगली क्लास का इंतजार कीजिए। अगली क्लास में फूड स्टैम्प के बारे में हम जम के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आज की क्लास में क्या क्या बात हुई है। जल्दी से रिवाइज करता हूँ हल्का सा, फटाफट मैं देखता हूँ टॉपिक मैंने क्या क्या पढ़ाया आज की क्लास में, आपको क्या पढ़ाया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ आपको आज की क्लास में। पिछली क्लास में बजट लाइन को इंट्रोड्यूस किया था, आज की क्लास में बजट लाइन की स्लोप को चेंज किया मैंने टैक्स के हेल्प से। टैक्स डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट को जीएसटी बोलते हैं, वैल्यू था, क्वांटिटी था, बहुत कुछ बातें हुई, मजा आ गया। ये मैं देख रहा हूँ, जो भी मैं मेरे सामने दिख रहा है ना, गुजर रहा है ना, सब न्यूमेरिकल है, सब न्यूमेरिकल है, हर चीज़।
और मैंने एक अच्छा सा केस स्टडी डिस्कस किया आपको, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट का एग्जांपल देके, गैस सिलेंडर एग्जांपल देके, इस पे सवाल भी आ सकते हैं। और ये टॉपिक तो है ही है, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, आगे वाले चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है, ये फूड स्टैम्प भी इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अगली क्लास समझाना उसके बारे में। ये गैस सिलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट है एकदम, इस पर सवाल मैंने देख रखा है एग्जाम में। राइट जी, अच्छी खासी बात है। अभी जितने कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आप एक्वायर करते जाइए, जब सवाल आएगा ना तो बड़े घुमा फिरा के सवाल आते हैं, आपने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में भी देखा होगा। जबकि वो इंट्रोडक्टरी लेवल था, वहां सवाल मुश्किल थे, लेकिन वो आपको मुश्किल लग रहे होंगे, यहाँ तो और भी मुश्किल होगा। कभी कभार बच्चों को सवाल का लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता है कि सवाल क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस जम के करना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। ऐसा कोई भी इंप्रेशन अभी ड्रॉ मत करना कि कितना इजी चल रहा है सब कुछ, यार कितना स्मूथ चल रहा है, कितना बढ़िया से हम लिखे जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आने वाले क्लासेस में लेवल और बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ये इंटरमीडिएट लेवल है। यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, पूरे साल आप पढ़ लोगे, मेरे से पढ़ लोगे, खुद से पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आप समझ नहीं पाओगे कि सवाल का लैंग्वेज क्या कहता है, सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी। लेकिन जो आप पढ़ोगे, ठोकरे खाओगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करोगे, तो एग्जाम में दिमाग आपका खुल जाएगा, क्लिक कर जाएगा और सवाल कर जाओगे। अगर किसी बच्चों ने मेहनत नहीं करी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो वो तो फ्लैट हो जाएगा एग्जाम में, उसका स्लोप तो समझ लो 0 हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैटर। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ, इसके और बचे हुए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।